न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डूब गई है। जानेंगे इस विषय में अब अमेरिका ने कौन सी बड़ी बात कह के मजाक उड़ाया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या राफेल सबसे बड़ा ऑपरेटर बनेगा भारत का। दसॉल्ट ने ऐसा कौन सा खुला ऑफर दे दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन की एक नई परमाणु पनडुब्बी मई या जून में समुद्र में डूब गई और ये घटना वुहान के पास वुचांग शिपयार्ड में हुई है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस घटना का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ। डूबने वाली पनडुब्बी झाओ क्लास की थी और परमाणु ऊर्जा से चलती थी। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अधिकारियों ने पनडुब्बी हादसे को छिपाने की काफी कोशिश की होगी। यही वजह है कि खुलासे में देर हुई। वॉशिंगटन में चीनी एम्बेसी के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके पास इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी नहीं है। 10 मार्च को मैक्सार टेक्नोलॉजीज की सैटेलाइट इमेज में झाऊ क्लास सबमरीन को वुहान के पास शिपयार्ड में खड़ा देखा गया। इस सबमरीन को उसकी लंबी टेल से पहचाना जाता है। इसके बाद उसे प्लेनेट लैब्स के सैटेलाइट इमेज में 16 मई को देखा गया। जून के आखिर में यहाँ की और तस्वीर ली गई जिसमें इसे नहीं देखा गया। सैटेलाइट इमेज पर रिसर्च करने वाले टॉम सुगार्ट ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी। इसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस पर स्टोरी की। सुगार्ट ने कहा कि पहले उन्हें लगा कि कोई पनडुब्बी डूब गई होगी, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी थी। उन्होंने कहा कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सैन डिएगो में एक अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी डूब जाए और सरकार इसे दबा दे, किसी को इसके बारे में न बताए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पनडुब्बी को बचा लिया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसे फिर से काम में लगाने पर कई महीने लग सकते हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अभी तक इस घटना की कोई पुष्टि नहीं की है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि ये पता नहीं चल पाया है कि इसके डूबने का कारण क्या था। जब ये डूबी तब उसमें न्यूक्लियर फ्यूल था या नहीं था, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। इस हादसे में कोई हताहत हुआ या नहीं हुआ, ये भी पता नहीं चल पाया है। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने CNN से कहा कि चीन का डिफेंस सेक्टर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ये घटना PLA की जवाबदेही पर सवाल खड़े करती है। एक दूसरे अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ये बीजिंग के लिए एक शर्मिंदगी की तरह है जो नेवी के विस्तार में जुड़ा हुआ है। दुनिया में सिर्फ 6 देशों के पास परमाणु पनडुब्बी है। अमेरिका के पास 68 हैं, ब्रिटेन के पास 11 हैं, रूस के पास 29 हैं, 8 फ्रांस के पास हैं, तो 12 चीन के पास हैं और 1 भारत के पास है। चीन मिलिट्री पावर्ड रिपोर्ट 2023 के मुताबिक चीन के पास 6 न्यूक्लियर फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, 6 न्यूक्लियर फ्यूल पावर अटैक पनडुब्बी और 48 डीजल अटैक पनडुब्बी थी। परमाणु पनडुब्बी 2 तरह की होती है, बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी और अटैक पनडुब्बी। बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी ज्यादा ताकतवर होती है। वहीं अमेरिका के पास 53 तेज गति से हमला करने वाली पनडुब्बी, 14 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी और 4 गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी है। अमेरिका का पूरा पनडुब्बी बेड़ा परमाणु ऊर्जा से चलता है। चीन अपनी पनडुब्बियों की संख्या को साल 2025 तक 65 और साल 2035 तक 80 तक ले जाना चाहता है। चीन के पास पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। चीन ने अब न्यूक्लियर फ्यूल से चलने वाले हमलावर पनडुब्बियों की एक नई पीढ़ी का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है। हाल ही में हमने देखा कि चीन और भी ताकतवर प्रदर्शन खुद का कर रहा है। हालांकि एक पनडुब्बी के डूबने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक चीज जरूर होता है कि देखिए किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर नजर है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के जो डिपार्टमेंट्स हैं और एजेंसियां हैं इस वक्त पूरा खुलकर चाइना के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना और दसॉल्ट एविएशन 26 राफेल M लड़ाकू विमानों के सौदे को अंतिम रूप देने के करीब है। दसॉल्ट को उम्मीद है कि अगर उसे मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के तहत 114 लड़ाकू विमानों
विमानों की आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो भारत राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर बन सकता है। पहले पर फ्रांस खुद है। दसॉल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना में फ्रांसीसी मूल के लड़ाकू विमानों के लिए उत्तर प्रदेश में एक मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी स्थापित कर रहा है। भारतीय वायुसेना दसॉल्ट के 1980 के दशक में शामिल किए गए 50 मिराज 2000 विमानों और पिछले कुछ सालों में शामिल किए गए 36 राफेल लड़ाकू विमानों का संचालन करती है। अगर दसॉल्ट एविएशन की ये इच्छा पूरी हो जाती है तो यह सभी डिफेंस डील में सबसे बड़ा होगा। इससे भारत के राफेल बेड़े में 176 जेट विमानों का विस्तार हो सकता है। इसके तुलना में फ्रांसीसी वायुसेना 185 राफेल को ऑपरेट करती है, जबकि फ्रांसीसी नौसेना के पास 46 राफेल एम है। अगर डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू विमान से पहले भारत का दूसरा विमान वाहक पोत सेवा में आ जाता है तो भारतीय नौसेना की आवश्यकता भी बढ़ सकती है। 2040 के लिए दसॉल्ट के अनुमानों में यह उम्मीद शामिल है कि भारतीय नौसेना फ्रांसीसी नौसेना को पीछे छोड़कर राफेल एम लड़ाकू विमानों का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन सकती है। दसॉल्ट को भारत से 31 राफेल एम लड़ाकू विमानों के लिए अतिरिक्त ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। भारतीय नौसेना ने शुरू में इन फ्रांसीसी विमानों में से 57 खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन डीआरडीओ द्वारा समय पर टीडीएफ की आपूर्ति का आश्वासन देने के बाद इसे घटाकर 26 यूनिट कर दिया गया। फ्रांसीसी मल्टी रोल फाइटर जेट राफेल को लंबे समय तक खरीद नहीं पाया। मिस्र और कतर से मिले मामूली ऑर्डर के अलावा राफेल के ऑर्डर बुक में ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर गर्व किया जा सके। दसॉल्ट को बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, फिनलैंड, कुवैत, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड से निराशा हाथ लगी। इसका प्रमुख कारण राफेल की कीमत रहा है। जब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी भारतीय वायुसेना ने 2012 में यूरो टाइफून के बजाय राफेल को चुना तो इससे फ्रांसीसी लड़ाकू जेट के ऑर्डरों में बाढ़ आ गई। तब से यूएई ने 80 राफेल के लिए ऐतिहासिक हस्ताक्षर किए। राफेल के पहले प्रोटोटाइप ने 19 मई 1991 को उड़ान भरी और पहला राफेल F1 ठीक एक दशक के बाद 18 मई 2001 को फ्रांसीसी नौसेना को सौंपा गया। अब 80 राफेल का जो यूएई के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट अब टूट चुका है। यूएई ने इससे हाथ पीछे कर लिए हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि यूएई के हाथ पीछे करने के बाद अब भारत के लिए अगर राफेल लेना है तो ये टेंशन वाली बात नहीं होगी। और जो चीजें यहाँ पर चल रही है उसके अनुसार ये देखने को मिल रहा है कि भारत को फ्रांस के द्वारा सपोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में दिया जा रहा है और ऐसे कि 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले विमान इंजन और अंडर वाटर ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर दिया गया है। ये मामला कितना इम्पोर्टेंट है इसको ऐसे समझिए कि अजीत डोभाल और एमेनुअल मैक्रोन कहने से दोनों मिलकर इस चीज को बातचीत कर रहे हैं। भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता में इन मुद्दों पर बात होगी। दोनों के बीच पेरिस में 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बैठक होनी है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन की भारत यात्रा के बाद दोनों देशों में ये पहली द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी है जिसमें दोनों ही देश आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हमने आपको पहले भी बताया है कि फ्रांस ने भारत को बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे रडार, खुफिया चीजें, इन चीजों को लेकर भी ऑफर दिया है। अब भारत पर निर्भर करता है कि भारत किधर को जाता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।